प्रिय बंधु नमस्कार। आज अपने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी सभ्यताएं पनपी है और नदियों के किनारे पनपी है। नदियों का बड़ा ही महत्व रहा है। सिंधु नदी है। सिंधु नदी के किनारे होने के कारण मोहनजोदड़ो आज के वर्तमान काल में पाकिस्तान के अंदर है। हर व्यक्ति को जानने की इच्छा होती है कि इनका ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, कितनी लंबी चौड़ी थी। तो इसके लिए चर्चा कर लेते हैं। तो पूर्व से उत्तर की ओर ये 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर ये 1600 किलोमीटर तक इनका विस्तार रहा है। भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेज आने के बाद में उन्होंने क्या है कि रेल की पटरी बिछानी शुरू की। जब रेल की ये पटरियां बिछा रहे थे तो हड़प्पा सभ्यता टेलों की ओर इनका ध्यान आकर्षित गया। तब उन्होंने वहां पर खुदाई की। तब इनको ये पता चला कि यहाँ पर कोई पुरानी सभ्यता थी। दोस्तों, इस बटन को दबा के वीडियो को लाइक कर दें और ये लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये घंटे का बटन जरूर दबा दें ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे। मानचित्र के माध्यम से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे कि ये स्थान कहाँ पर है। तो हमें पता चलेगा कि जो ये सिंधु नदी जो हमें दिखाई दे रही है, जो हिमालय पर्वतों से इधर ये मैदान की ओर आ रही है नीचे की ओर, तो यहाँ से वो जो नीचे आ रही है, तो यहाँ जो मैंने जो स्थान लिखा है ये मोहनजोदड़ो, ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ये आगे आपको पता है या अफगानिस्तान है। तो अपने ये हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख नगर है उनकी जो अपने ये चर्चा कर रहे हैं। पर्वतों की ओर ऊपर जाते हैं कि पर्वतों से कौन कौन सी नदियां आ रही है। तो उसमें सिंधु नदी है, जो झेलम नदी है, चिनाब नदी है जो जम्मू कश्मीर की तरफ से आ रही है, जो ये रावी नदी है, सतलज नदी है। और रावी और सतलज नदी के पास में जो मैंने स्थान लगाया जो हड़प्पा, जो आप बार बार पढ़ने का प्रयास करे हो, हड़प्पा सभ्यता, जो नदियों के किनारे होने के कारण ये लोग यहाँ के नदियों के किनारे बसे हुए थे। आगे नदियों की ओर चर्चा करते हैं तो यहाँ से वो व्यास नदी निकल रही है और सतलज के किनारे यहाँ रोपड़ स्थान में लिखा है। भारत में इस तरफ देखते हैं तो यहाँ लोनिना नदी है। यहाँ पर मैंने यहाँ धोलावीरा लिखा है, यहाँ सुर कोटड़ा, यहाँ लोथल, रंगपुर। अब अच्छे प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल व नदियों के किनारे उनकी अवस्था कहाँ है। प्रमुख नगर कौन कौन से है? प्रमुख नगर हो गए मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़, लोथल, कालीबंगा। अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, सुतका गैंडोर कास्त नदी, बालाकोट अरब सागर, सोतका को है अरब सागर, आलमगीरपुर, हिंडन, रंगपुर, माडर, कोट डीजी, सिंधु नदी। सिंधु घाटी हड़प्पा की सभ्यता 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम हड़प्पा के टेलों की ओर ध्यान आकर्षित किया। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई। 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल ने इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा तथा 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता को विश्व के सामने रखा। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने यहाँ एक टीला खोजा, टीला
खोजा, परंतु यहां किसी ने उसको ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में 1856 ईस्वी के अंदर लाहौर और कराची के बीच में रेल लाइन बिछाई जा रही थी। तो उस समय इनको हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की। इन्होंने इस जगह पर इन्होंने खुदाई की। यहां हड़प्पा और यहां मोहनजोदड़ो दोनों जगह की इन्होंने यहां पर खुदाई की। जो ये सिंधु नदी के किनारे के दोनों आते हैं, ये हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, और ये रहेगी आपकी रावी नदी, सहायक नदी जो रावी नदी। उसके बाद में एक स्थान और उन्होंने खोदा यहां, तो यहां इन्होंने खोदा था चहुंदड़ो। तो इन्होंने फिर इसका नाम क्या दिया जाए, इसलिए जॉन मार्शल के अनुसार इसका नाम सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। अब हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के अंदर ऊपर की तरफ यहां स्थान एक मिला था मांडा, और पूर्व की ओर तरफ जाते हैं तो इस जगह एक स्थान मिला था अपने को पूरा, जो आलमगढ़ यूपी के अंदर है। अब एक स्थान अपने दक्षिण की तरफ एक स्थान यहां एक मिला था देमाबाद। दक्षिण में। तो अब इनको आपस में ये मिलाते हैं हड़प्पा सभ्यता की तरफ, यहां से लेकर के इस तरफ और यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। अब इसमें इधर भारत के अंदर आते हैं तो ऊपर की तरफ आ गया मांडा, और पूर्व की तरफ आ गए पूरा, और दक्षिण की तरफ से आ गए देमाबाद। समचतुर्भुज की जो आकृति बन रही है, अब इसकी जो लंबाई, जो कितनी लंबाई चौड़ी हो सकती है, इसके उत्तर से पूर्व की ओर इसकी लंबाई होगी लगभग 1400 किलोमीटर। और ये पूर्व से ये पश्चिम की लंबाई होगी लगभग 1600 किलोमीटर। इतना लंबा चौड़ा ये क्षेत्र फैला हुआ था। 12,99,600 किलोमीटर। तो जॉन मार्शल से पूछा गया कि आपने नाम ये सिंधु सभ्यता दे दिया, सिंधु नदी कैसे हो सकती? सिंधु नदी तो यहां बह रही है, ये मांडा है, पूरा है, देमाबाद, ये कोई सिंधु नदी के किनारे थोड़ी है, ये तो अलग है, ये नाम इसका थोड़ी हो सकता है। तो फिर उनको बताया गया कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले 1921 में खोदा गया था सबसे पहले, तो इसका नाम सिंधु सभ्यता को नाम बोल करके इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया जाए।
अब आपको किसी प्रकार का भ्रम में नहीं रहना है, कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि ये सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है, इनका नाम एक ही है, दोनों एक ही है। तो चाहे आप सिंधु सभ्यता कहो या चाहे इसको हड़प्पा सभ्यता कहो। सिंधु हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता का आपने अंतर करेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में तो आप अच्छी प्रकार से लिपि के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर तो सारी बातें लिखी हुई मिली थी। इसके अंदर अपने 4 वेद आ गए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। और रामायण काल का जब अपने त्रेता युग की बात करते हैं तो उस समय जो रामायण का वर्णन मिलता है, जो अपने देवनागरी लिपि सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अंदर महिलाओं की ज्यादा मूर्तियां मिली हैं। इस कारण इन्होंने अंदाजा लगाया कि यहाँ की मातृस्थात्मक व्यवस्था थी या पितृस्थात्मक व्यवस्था थी। तो यहां सिंधु घाटी सभ्यता मातृस्थात्मक थी और जो वैदिक उसके बाद में जो वैदिक सभ्यता थी वो पितृस्थात्मक व्यवस्था थी। अब अपने ये देखेंगे कि मातृस्थात्मक व्यवस्था क्या है और पितृस्थात्मक व्यवस्था क्या है। महाभारत के समय कृष्ण कहता है, मैं यशोदा नंदन कृष्ण, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मैं गंगा पुत्र भीष्म। तो रामायण के अंदर राम कहते हैं, मैं दशरथ पुत्र राम। वर्तमान में अगर आपने किसी से पूछा जाए कि आपके परिचय, तो हर लड़का लड़की पिता का नाम बताएगा, पिता का नाम नहीं बताता है। तो वर्तमान की जो स्थिति है पितृस्थात्मक है। पितृस्थात्मक मतलब पूरा काम लगभग ब्याह शादी का काम है, मुख्य कार्य है पिता ही करता है। इसका पिता प्रत्येक मुख्य कार्य पिता करना, ये पितृस्थात्मक व्यवस्था है। उस समय हर जगह मिंद्रों की, देवियों की पूजा ज्यादा होती थी। वर्तमान के अंदर हम देखते हैं तो देवताओं की ज्यादा इंद्र है। जगह जगह देखते हैं तो हनुमान जी का इंद्र, राम का इंद्र, विष्णु भगवान इंद्र, शिव का इंद्र। तो उस समय वहां जो मूर्तियां मिली है, देवियों की मूर्ति मिली है, सरस्वती की है, अन्य देवियों की। तो उस आधार पर भी जैसे उस समय गंधारी, दुर्योधन कहता था कि मैं गंधारी का पुत्र हूं। अधिक ये मूर्तियां मिलने के कारण यहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता मातृस्थात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पर कांस्य के ज्यादा वहां बर्तन मिले थे, तो कांस्य युगन सभ्यता कहा गया। और यहाँ नगर की जो सुव्यवस्थित रचना हुई उसका भी अपने व्याख्यान करेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का इनकी विस्तार की बात करेंगे, चर्चा कहाँ से करेंगे। ये उत्तर में कौन सा स्थान है, दक्षिण में कौन सा स्थान है, पूर्व में कौन सा स्थान है और पश्चिम में कौन सा स्थान है, और इनकी खुदाई कब हुई। उत्तर के अंदर ये मैंने यहां निशान लगाया है मांडा स्थान, जो जम्मू के अंदर है और चेनाब नदी के किनारे है। ये उत्तरतम पुरस्थल है, उत्तर भाग का सबसे स्थान जो मांडा है। अब यहां मैंने यहाँ एक टिक यहां लगाया है, मांडा के बाद में यहां आलमगीरपुर स्थान का ध्यान करना। आलमगीरपुर ध्यान में आ रहा होगा।
आलमगीरपुर ये हिंडन नदी के किनारे है, मेरठ पड़ता है यूपी के अंदर। जो ये सर्वाधिक पूर्वी पुरास्थल है, इसके उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा है और सन 1958 के अंदर इनका खोदा गया, खनन किया गया। मांडा हो गया और पूर्व के अंदर आलमगीर हो गया। अब अपने बात करते हैं दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ मैंने यहां निशान लगाया है, यह है देमाबाद। ये देमाबाद अहमदनगर के पास में ही है और ये महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। ये दक्षिण का पूरा स्थल है और स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम खुदाई देमाबाद में हुई। जब अपना देश आजाद हुआ और आजाद होने के बाद में देमाबाद में खुदाई हुई वीपी बोपर दिक्कर के द्वारा। उसके बाद में मांडा, आलमगीरपुर, देमाबाद। अब अपने पश्चिमी की बात करते हैं। पश्चिमी मैंने यहां स्थान लगाया है सुतका गैंडोर। क्या नाम है? सुतका गैंडोर, जो पाकिस्तान की तरफ में इशारा कर रहा हूं मैं। मकरान, जो ये सर्वाधिक पश्चिमी का पुरस्थल है। हड़प्पा की तरफ की बात हो रही है मेरे। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, ये स्थान वर्तमान में पाकिस्तान की तरफ है और इसका जो उत्खनन करता था वो था ओरेल स्टाइन, जो 1927 ईस्वी के अंदर इसने उत्खनन कार्य किया। अब इनके सभ्यता का जो विस्तार है उत्तर से पूर्व, जो मैं इशारा कर रहा हूं 1400 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिमी की तरफ मैं जो इशारा कर रहा हूं वो 1600 किलोमीटर। इसका जो कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर, लगभग इतना किलोमीटर ये है। लिपि पर हमारा विशेष ध्यान जाता है कि हमारी जो वर्तमान की जो लिपि है, जो देवनागरी लिपि है, वैदिक काल के जो मिले हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेदों की जो भाषा देवनागरी लिपि है। परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन सी लिपि थी, क्या वो पढ़ी गई, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें जो लिखने का तरीका क्या था, वो संकेतात्मक था। जिस प्रकार से यहां से वो लिखना शुरू किया, इस प्रकार से वो लिखते जाते थे, चित्रों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से। और फिर ये बाएं से दाएं की ओर, और फिर ये यहां से दोबारा इसको यहां से शुरू करते थे, दाएं से बाएं की ओर चलते थे। पहली पंक्ति में तो यहां से चलते थे, बाएं से दाएं की ओर, और दूसरी पंक्ति में ये दाएं से बाएं की ओर चलते थे। चित्र के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, इन प्रकार इनके कोई वर्ण होते थे। तो सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता कौन सी लिपि थी, क्या हम इसको पढ़ सकते हैं? छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहते हैं। सरस्वती लिपि, ब्राह्मणी लिपि, पहले इनकी सरस्वती लिपि थी, उसके बाद में ब्राह्मणी लिपि, सोर्तुगई, अनसमझी लिपियां,
कोही लिपि, इसको अभी तक समझा नहीं पाया। हड़प्पा लिपि सिंधु लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था। कब्रिस्तान एच से मिली मोहरों, जो मोहर मिली थी कब्रिस्तान में, से सिंधु लिपि की जानकारी मिलती है। इस लिपि को बोस्ट्रोफिडन या गोमूत्रिका लिपि कहा जाता है, जो भाव चित्रात्मक लिपि है। इसमें लगभग 400 वर्ण हैं जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके। इसकी पहली पंक्ति मैंने आपको बताई थी बाएं से दाएं तथा दूसरी पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। आज हमारे मन के अंदर ये जानने का विचार आता है कि उनका जीवन कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था, उनका खान पान कैसा था, नगर नियोजन का उनका तरीका कैसा था। हर व्यक्ति जानने की इच्छा होती है। तो इस पर अपने चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कब से कब तक मानी गई है। रेडियो कार्बन पद्धति से इस तिथि का काल निर्धारण 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व माना गया है। भी इसका पता किससे लग गया है? अब इसका पता उस समय ये व्यक्तियों को ये दफनाते थे और दफनाई हुई हड्डियां जो निकली है और उन हड्डियों से पता चला है कि कार्बन जो वर्तमान के अंदर अपने हड्डियों के अंदर कार्बन C14 होता है और ये धीरे 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 घटता जाता है। 100 वर्ष में कितने कार्बन घटती है, तब उनके अनुसार इन्होंने अपने को पता लगाया कि कितने वर्ष पुरानी है। तो ये इन्होंने काल निर्धारण माना है 2300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1750 ईस्वी पूर्व। और कई विद्वानों ने इसका थोड़ा सा काल को आगे पीछे भी किया है, परंतु तो अपने विज्ञान के तौर तरीके से मानते हैं तो सबसे अच्छा तरीका रेडियो कार्बन पद्धति वाला ऐसे ही रहेगा। फिर इनकी बात करते हैं कि इनका नगर नियोजन, सड़कें लंबी चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती है। जैसे ये चौराहा आ गया, ये इधर से रोड आ रही है, इधर से आ रही है, बिल्कुल ये समकोण पर सीधी लंबी चौड़ी व्यवस्थित रखने का इनका तरीका, जैसे हमने वर्तमान में जयपुर के जो कंडीशन देखते हैं। तो ये नगर नियोजन, सड़कें लंबी चौड़ी एक दूसरे को समकोण पर काटती है। प्रत्येक गली में कुएं थे तथा प्रत्येक घर में स्नानागार। अब बात करते हैं उनके स्नानागार बहुत ही बड़े बड़े, विशेष तौर से इन्हें खोदा गया तो विशेष तौर से इनका स्नानागार बहुत ही बड़े बड़े मिले हैं। मुख्य बात ये स्नानागार वाली है, अनानागार और स्नानागार बहुत बड़े बड़े मिले हैं। मिट्टी के कूड़ादान सड़कों के किनारे होते थे। और देखो उन्हें स्वच्छता अभियान के प्रति कितना उस समय भी ये जागरूक थे। मिट्टी के कूड़ादान सड़कों के किनारे होते थे। गंदे पानी के निकास के लिए छोटी बड़ी गहरी नालियों का जाल बना हुआ था। ईंट, चूना, खड़िया, मिट्टी आदि से निर्मित ये नालियां बड़ी बड़ी ईंटों या पत्थरों से ढकी हुई थी। सिंधु घाटी की नगर योजना द्विस्तरीय थी। नंबर 1 गढ़ी और दूसरी निचला नगर। पक्की ईंटों का प्रयोग, ईंट होती थी वो 4:2:1 जो विश्व में अद्वितीय थी। भवन निर्माण, कमरों की जो संख्या थी वो 4 से लेकर के 30 तक होती थी। भवनों का निर्माण कच्ची तथा पक्की ईंटों से किया जाता था। ये छोटे बड़े 1 मंजिले 2 मंजिले होते थे। मुख्य द्वार गलियों में खुलते थे, राजमार्गों की ओर नहीं। भवनों में प्राय रसोईघर, कुएं, स्नानागार, आंगन तथा शौचालय होते थे। अब हमारे मन के अंदर विचार आते हैं कि 1921 के अंदर हड़प्पा की जो खनन किया गया, खुदाई की गई, वहां क्या क्या अवशेष निकले हैं
उनके बारे में अपने अभी चर्चा करेंगे। प्रमुख अवशेष हड़प्पा उत्खननकर्ता माधव स्वरूप वत्स और एवं दयाराम शाह थे, जो 1921 में इनका खनन किया गया। तो यहाँ वृहत अन्नागार, बहुत बड़ा अन्न के जो भंडार मिले हैं, जो अन्न को रखने के लिए अन्न रखते थे भंडार में, और श्रमिक आवास मिले हैं, कब्रिस्तान। तो हमें ये पता चलता है कि वे उस समय दफनाते थे, जो हमने अंत्येष्टि करते हैं, जलाते हैं, ये कब्रिस्तान के अंदर दफनाते थे 1937। और यहाँ कांसे का इक्का मिला है, एक कांस्य लिपि में इसको कह सकते हैं, मतलब एक कांस्य के बर्तन का भी प्रयोग करना जानते थे। कांसे के दर्पण, कांसे का शीशा मिला है, बर्तन पर बना मछुआरे का चित्र। तो हमें ये पता चलता है कि ये मछली पकड़ने का भी ये कार्य करते थे। इनका मछली का भोजन भी हो सकता है, मछली का भोजन करते होंगे। सिंधु सभ्यता सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें यहाँ मिली हैं। हड़प्पा के अंदर सबसे जानने वाली बातें हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा मोहरें यहाँ मिली हड़प्पा में। आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रहे कि हड़प्पा जो खनन किया गया, यहाँ कुएं कम मिले हैं और मोहनजोदड़ो के अंदर कुएं ज्यादा मिले हैं। मोहनजोदड़ो के अंदर जब कोई व्यक्ति मर जाता था, उसके लिए वो अर्थी बनाते थे, बहुत सुंदर सी। 2 आदमी पीछे लगते थे, 2 आदमी आगे लगते थे, 2 और 2, ये अर्थी बना ली। इसको 2 आगे लगते थे और 2 पीछे लगते थे। तो ये बात कब की हो रही है? 1922 की बात हो रही है। तो वहां दफनाने जाने के बाद में वो पूरे नगर के जाते थे, काफी लोग होते थे। अब दफना करके जब वो वापिस आते थे, इतने लोग इकट्ठे, तो उनको बहुत बड़े स्नानगार की आवश्यकता पड़ती थी। उनके लिए बहुत बड़ा स्नानगार होता था, उनके बीच में कुआं होता था, पेड़ियां लगी होती थी। तो इसकी चर्चा करते हैं। मोहनजोदड़ो उत्खननकर्ता राखलदास बनर्जी 1922। वृत्त स्नानगार, बहुत बड़ा स्नानगार होता था, वो अन्नागार और अन्न के भंडार को लिए बहुत। पुरोहितावास, महाविद्यालय के प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो में। कांसे की नग्न स्त्री की मूर्ति, पशुपति शिव, हाथी कपाल खंड, सभागार आदि के साक्ष्य मिले हैं। मार्शल ने वृत्त स्नानगार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। आपको जो याद रखने का जो ट्रिक है, थोड़ा सा आपको मैंने अभ्यास कराया था कि जो व्यक्ति के मरने के बाद में 2 व्यक्ति आगे लगते थे, 2 व्यक्ति पीछे लगते थे, 2 आगे 2 पीछे। तो ये 1922 की बात हो रही है, मोहनजोदड़ो की। अब वहां जलाने जाते थे और जलाने के बाद में क्या बनती है? राख। तो राख से क्या हो गया? राखलदास। तो इस प्रकार से इसको याद रख लेना। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुंदड़ो, ये सारे आपके पाकिस्तान में ही है। आपको ये पता है कि गोपाल नाम कृष्ण क्या है कि मनके की माला पहनते थे। क्या पहनते थे? मनके की माला। और राधा जी क्या लगाते थे? लिपस्टिक। मतलब ये श्रृंगार के प्रति बहुत ही प्रिय थे ये। तो इनके बारे में आपने पढ़ेंगे। चौहुंदड़ो उत्खनन करता था गोपाल माजुमदार। 1931 ईस्वी में मनके बनाने का कारखाना, चौहुंदड़ो में मनके बनाने का कारखाना मिला है। लिपस्टिक तथा शाही के प्रमाण भी मिले हैं। आपको थोड़ा सा याद रखने के लिए ट्रिक का माध्यम भी आप काम में चौहुंदड़ो आएगा, वहां गोपाल आएगा। अब गोपाल कृष्ण का नाम है, तो गोपाल कृष्ण भगवान क्या कहते थे?
की माला पहनते थे और उनकी जो राधा जी थी वो लिपस्टिक लगाती थी और जब वो लिखते थे वो शाही से वो लिखते थे। तो इस आधार पर आप याद करने का ये भी एक अच्छा तरीका है, ट्रिक हो सकती है ये। अब अपने चर्चा करते हैं कि लोथल को उत्खनन किया गया, उसको खोदा गया, तो वहां से क्या क्या निकला। तो उत्खनन करता है रंगनाथ। अब हमने रंगनाथ का नाम आता है तो रंगनाथ क्या करेंगे, नाथ पहले तो उसको कानों को इस प्रकार से दोनों कानों को कुंडल पहनेंगे। तो ये सीधा सी बात हो जाएगा 1953। नाथ क्या करते हैं, कुंडल पहनते हैं। अब इनकी समाधि, नाथ होते हैं जो समाधि लगाते हैं, समाधि लगा करके वो बैठ जाते हैं, तीन नाथ एक साथ, तीन नाथ बैठ जाते हैं। तो ये 1931 से लेकर के 1953 तक ये सिस्टम चला इनका खुदाई का। तो इसके स्पष्ट इसके पता चल रहा है कि तीन व्यक्ति समाधि लगा कर बैठ जाते थे। और इनका हाथी, नाथ क्या रखते हैं, हाथी रखते हैं। हाथी के बड़ा एक लंबा दांत भी होते हैं, उसके उन्होंने निकाल करके और वो स्केल भी बनाते थे। और ये नाथ घोड़े भी रखते थे। अब इनको खाने के लिए इनको चावल का खाने की बड़ी रुचि रहती थे, चावल भी खाते थे और आटा पीसने की चक्की भी रखते थे। तो इनसे ये पता चल रहा है कि वहां क्या क्या मिला, उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कि लोथल उत्खनन करता रंगनाथ राव सन 1931 से 1953 तक यहाँ पर गोदीवाड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिले हैं। 3 युगमित समाधियां को मैं इसलिए कह रहा हूं कि नाथ, रंगनाथ नाम आ रहा है तो इसके साथ में अपने कुछ जोड़ना है याद रखने के लिए। नाथ जी होते हैं और समाधि लगाते हैं। धान चावल मिले हैं, फर्श की मोहरें मिली है, हाथी दांत के स्केल, आटा पीसने के पत्थर की चक्की, चबूतरे पर बलवेदी, घोड़े की लघु मरण मृत्यु आदि मिले हैं। अब अपने चर्चा करते हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा के बारे में थोड़ी सी पता लगा लेते हैं कि कालीबंगा भारत में राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और पीलीबंगा पास में है। और बंगा मतलब बंगा यानी चूड़ियां, काली चूड़ियां मिले होंगे इस प्रकार से उनको साक्ष्य। अब उत्खनन करता ब्रजवासी लाल 1953 में। अब इनको थोड़ा सा याद रखने के लिए काली बंगा को ब्रजवासी। अब ब्रजवासी होली के समय होली खेलते हैं तो फूलों का बड़ा महत्व है। तो यहाँ पीलीबंगा में सरसों की खेती करते हुए हल सामग्री यहाँ मिली है, हवन कुंड यहाँ मिले हैं। तो ये धार्मिक तत्व सारे यहाँ से मिलना। कालीबंगा उत्खनन करता ब्रजवासी लाल 1953 कालीबंगा हवन के कुंड और हल के निशान, अलंकृत ईंटों के साक्ष्य, कच्ची ईंटों के बने हुए भवन, सरसों की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 1933 ईस्वी के अंदर रविंद्र सिंह विशिष्ट द्वारा बनावाले या बनवाली का उत्खनन किया गया। यहाँ पर तांबे की वस्तुएं ज्यादा मिली है। तांबे के तीर है, तांबे की कुल्हाड़ी है और यहाँ अच्छी किस्म के जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बनावाली उत्खनन करता रविंद्र सिंह विष्ट सन 1933 में यहाँ से अच्छी किस्म के जो तांबे के बाण, तांबे की कुल्हाड़ी और टेराकोटा का हल जो कि सर्वाधिक अवशेष प्राप्त हुए हैं।
मेरे विद्वान साथियों, हम सभी जानते हैं कि प्रकृति का कुछ नियम है, जिसका उत्थान होता है उसका पतन निश्चित है, जीवन उसका मृत्यु निश्चित है, ये अटल है, अटल शाश्वत है। तो इन विद्वानों का कुछ मतभेद है। कोई तो ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता को बाढ़ के कारण पतन होने का कारण बता रहे हैं, कुछ जलवायु परिवर्तन होने के कारण बता रहे हैं, कुछ भूतात्विक परिवर्तन के कारण ये बता रहे हैं। तो आपने इनको देख लेते हैं ये क्या क्या बताते हैं। ये पतन, इसके पतन के लेकर विद्वानों का मतभेद है। बाह्य आयु का आक्रमण, कोई बाहर से कोई आर्य आए, उन्होंने यहाँ आकर आक्रमण किया, आक्रमण करने के कारण इसी हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। तो ये बात क्या कह रहा है गार्डन, चाइल्ड व व्हीलर ये कहना चाह रहे हैं। जॉन मार्शल व मेके अशार राव ये कहते हैं कि यहाँ बार बार बाढ़ आने के कारण भी इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ विद्वान साथी कहते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, कभी सूखा कभी बाढ़। तो ये कह रहे हैं ओरेनस्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन बता रहे हैं ये अमर शाहनी।